अर्चना श्रीवास्तव आपका अपनी वर्चुअल क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले वीडियो में मैं यही चैप्टर जल प्राप्ति के स्रोत, उपयोग और शुद्धिकरण का मैंने पहला वीडियो दिया। अब उस वीडियो में हमने जाना था कि जल का संगठन क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मृदु जल तथा कठोर जल में क्या अंतर है। जबकि पिछली वाले वीडियो में आपने जाना था कि मृदु जल किसे कहते हैं और कठोर जल कहते हैं। तो आइए जानते हैं मृदु जल और कठोर जल में क्या अंतर है। बच्चों, मृदु जल रंगहीन यानी जिसमें कोई और मतलब उसमें ये पीला मटमैला जैसा कोई रंग ना हो, ये रंगहीन, गंधहीन यानी किसी प्रकार की भी उसमें स्मेल ना हो तथा स्वादहीन होता है। मृदु जल क्या होता है? रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होता है। इसके विपरीत कठोर जल पीने में खारा होता है तथा भारी होता है। इसमें कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम के कार्बोनेट एवं सल्फेट लवण घुले रहते हैं, जिसके कारण ही वो कठोर हो जाता है। दूसरा क्या है? मृदु जल सुपाच्य होता है यानी पचाने में आसान होता है। उसके विपरीत कठोर जल सुपाच्य नहीं होता। तीसरा क्या है बच्चों? भोजन पकने पर गल जाता है यानी इस मृदु जल में भोजन पकाने पर वह ठीक तरीके से पक जाता है, जिसके विपरीत कठोर जल में भोजन पककर अच्छे से गल नहीं पाता है। चौथा है साबुन घोलने पर खूब झाग देता है। मृदु जल क्या करता है? साबुन के साथ में खूब ज्यादा झाग बनाता है, जबकि कठोर जल साबुन के साथ कम झाग बनाता है। अगला है बॉयलरों में लवणों की परत नहीं जमती, जिससे भी जल्द खराब नहीं होते। बड़े बड़े बॉयलर्स लगे होते हैं ना, तो जहाँ मृदु जल होते हैं वहाँ उन पर लवणों की एक परत नहीं जमती, जिससे वो खराब नहीं होते। जबकि कठोर जल में इन लवणों के जल की परत शीघ्र जम जाती है, जिससे वे जल्द खराब हो जाते हैं। आपने अपने घरों में भी देखा होगा, आप जब भगोने में पानी गर्म करते हैं तो उस वक्त एक सफेद सी लेयर भगोने के चारों ओर लग जाती है ना। तो वो कई जगहों पे वो इतनी कड़ी होती है कि उसको खुरचना पड़ता है। कई जगहों पे तो ऐसे सिंपल बिना उबला हुआ पानी जहाँ गिरता है वहां पे एक मोटी परत काफी कठोर जम जाती है। तो वो सब क्या है? मृदु और कठोर जल का अंतर है। अब बच्चों, जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है? जल की कठोरता 2 प्रकार की होती है। पहली अस्थायी कठोरता और दूसरी स्थायी कठोरता। ठीक है बच्चों, तो अब जाने जल की अस्थायी कठोरता किन कारणों से होती है। जब जल में कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट घुले रहते हैं तो उस कारण से जल की अस्थायी कठोरता होती है। और स्थायी कठोरता कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट में से कोई भी अगर जल में घुला रहता है तो स्थायी कठोरता उत्पन्न होती है। अब जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए या तो उसे उबाल दिया जाए, पहली विधि है उबाल कर, और दूसरी विधि है चूने के पानी को मिलाकर। उबालने वाली विधि को आप सब जानते हो कि पानी को कुछ देर मतलब 100 डिग्री टेम्परेचर पे पानी उबलता है, तो उस टेम्परेचर तक ले जाने के बाद कुछ देर उबालने के बाद उस पे जो गंदगी होती है वो ऊपर की ओर
तैरने लगती है, उसके बाद छान के उस जल को प्रयोग किया जाता है। दूसरी विधि में क्या होता है, चूने का पानी मिलाकर। इस विधि में क्या किया जाता है, एक निश्चित मात्रा में चूने का पानी में मिला दिया जाता है, जिससे क्या होता है, ये जो बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कण होते हैं वो अनुघुल होकर तलहटी में बैठ जाते हैं, जिसके बाद पानी को छान के उसका प्रयोग किया जा सकता है। अब स्थायी कठोरता किस प्रकार से दूर की जा सकती है? पहला है कपड़े धोने का सोडा मिलाकर। ठीक है, कपड़े धोने का सोडा मिलाने से जो ये बाइकार्बोनेट्स हैं, इन लवणों के जो बाइकार्बोनेट्स हैं वो कार्बोनेट में बदल जाते हैं, जिससे जल शुद्ध हो जाता है। अगली दूसरी विधि है जियोलाइट विधि। जियोलाइट विधि के बारे में यहाँ विस्तृत रूप से जानते हैं। जियोलाइट विधि को परम्यूटेड विधि या जियोलाइट विधि भी कहते हैं। जियोलाइट विधि से जल की दोनों प्रकार की कठोरता, चाहे वो स्थायी हो अथवा अस्थायी कठोरता हो, दोनों प्रकार की कठोरता को दूर किया जा सकता है। इस विधि द्वारा दोनों प्रकार की कठोरता दूर की जा सकती है। जियोलाइट सोडियम व एल्युमिनियम सिलिकेट होते हैं, जो मधुमक्खी के छत्ते की भांति रेतीला कण होता है। इसे सोडियम परम्यूटेट कहते हैं। जब कठोर जल को सोडियम जियोलाइट से होकर प्रवाहित करते हैं तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट और बाइकार्बोनेट कैल्शियम और मैग्नीशियम जियोलाइट में बदल जाते हैं। सोडियम आयन सल्फेट व क्लोराइड आयन के साथ सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट बनाता है, जो स्वतः जल से पृथक हो जाते हैं। जो अब जानेंगे जल प्राप्ति के साधन क्या है। बच्चों देखो, सबसे पहले जल प्राप्ति के साधन में पहला और मुख्य साधन है समुद्र। आप जानते हो समुद्र के जल को, जो ये हमारी पृथ्वी है ना, इसका 75% हिस्से पे जल है। ठीक है, और जो समुद्र का पानी है वो विभिन्न प्रकार के उद्योगों में इस्तेमाल भी किया जाता है। इसके अलावा समुद्र के पानी से नमक बनाया जाता है। समुद्र का पानी क्या होता है, जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो वो वाष्प बनकर ऊपर की ओर उठ जाता है और उसके बाद वायुमंडल में संघनित होकर फिर से पहाड़ों से टकराकर वापस पृथ्वी पर वर्षा के जल के रूप में आ जाता है। और ये पानी कुछ धरती सोख लेती है, कुछ नदियों के थ्रू समुद्र में जाता है। इस तरह से ये रिसाइकल होता रहता है। तो समुद्र क्या है, पृथ्वी पर जल का एक बहुत बड़ा स्रोत है। दूसरा वर्षा। वर्षा कैसे होती है, समुद्र के कारण ही। समुद्र का जल ही वाष्प बन के उड़ता है, ये मैंने अभी बताया। तो वर्षा का जल जो होता है वो अत्यंत शुद्ध माना जाता है। जब बादलों से वो निकलता है तब वो अत्यंत शुद्ध माना जाता है। लेकिन रास्ते में जब वो नीचे आता है तो बहुत सा हवा और बहुत सारी चीजों से टकरा के आता है और कई जगहों से मिलने के कारण उसमें अनेक प्रकार की गंदगी, रोगाणु इत्यादि मिल जाते हैं। इसलिए वर्षा के जल का संचयन 1-2 वर्षा होने के बाद ही करना चाहिए। वैसे वर्षा के जल का संग्रहण मानव हित में सबसे ज्यादा उपयोगी है। अगला है, अब ये वर्षा का जल है ना, 2 तरह से ये जो जल है 2 भागों में विभक्त हो जाता है, स्थलीय जल और अंतःस्थलीय जल। स्थलीय जल यानी जो पृथ्वी की सतह पे हमें दिखाई देता है। अंतःस्थलीय जो जल जो पृथ्वी
के गहराई में होता है। पहला क्या, स्थलीय जलों में पहला जल है नदियां, दूसरा तालाब, तीसरा झील, चौथा झरने और अंत में स्थलीय जलों में कुएं और स्रोत आते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले नदियों की। हमारे देश में नदियां हर हिस्से में, आप देखो उत्तर भारत में, आप देखो साउथ इंडिया में, है ना, दक्षिण भारत में, सब जगहों पे नदियां आच्छादित हैं। नदी का जल, कहते हैं ना कि सभ्यता, कोई भी सभ्यता हो, नदियों के किनारे ही जन्म लेती है। बड़े बड़े महानगर आप देखो नदियों के किनारे ही हैं। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे हर चीज की सुविधा, धरती उपजाऊ होती है, सुविधा जो मानव जीवन के लिए जरूरी चीजें हैं वो नदियों के किनारे होते हैं। तो ये जो नदियां होती हैं ये मनुष्य के लिए जीवनदायिनी होती हैं। अब आइए जाने नदी के जल की क्या क्या विशेषता होती है। यह अंतःस्थलीय जल की अपेक्षा अधिक शुद्ध होता है। जो नदियों का पानी है इन अंतःस्थलीय जलों की अपेक्षा ज्यादा शुद्ध होता है। नदी में रहने वाले जीव जंतु जल की अशुद्धियों को दूर करते हैं, है ना। जो उनमें मछलियां रहती हैं और सारे जीव जंतु होते हैं वो गंदगी को खाते हैं, जो कीड़े हैं उनको खाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, नदी का जल शुद्ध होता है। जो गंगा नदी है उसके अंदर, उसके पानी में जीवाणुभोजी बैक्टीरिया होता है जो गंदगी को खा के पानी को शुद्ध बनाता है। इसके अलावा जो सूर्य की तीव्र किरणें उसके जल को शुद्ध करती है। देखिए नदी हमेशा सतह पे बहती है और जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं उस जल पे पड़ती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो जल शुद्ध होता है। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, बहुत सारी विषमताएं हैं। मनुष्य ने जो प्रकृति ने उसे वरदान के स्वरूप जिन चीजों को दिया, मनुष्य ने उसका महत्व कभी नहीं समझा, बल्कि उसका अनावश्यक दोहन करने लगा। इस वजह से मनुष्य को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज आप देख रहे हो हालात ऐसे हैं कि आप बाहर नहीं निकल सकते। आज कोविड-19 की वजह से ऐसे हालात हैं कि आप बाहर नहीं निकल सकते। ये सब क्या है, प्रकृति की असंतुलन की वजह से हुआ है। अब देखो नदी का जल दूषित होने का कारण क्या है। नदी में बहुत सारी सामाजिक मान्यताओं के चलते या फिर हमारी ये आदत कि इसको उठा के दूसरे जगह रख दो तो हमारा घर, हमारा सब कुछ साफ हो जाएगा, इस आदत के वजह से भी नदियां प्रदूषित होती हैं। देखो इस आदत की वजह से हम क्या करते हैं, जो हमारे आसपास जो जंतु मरे होते हैं, कुत्ता है, भैंस है, गाय है, इन मरे हुए पशुओं को हम सीधा नदी में बहा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, नदी प्रदूषित होती है। इसके अलावा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुछ धर्मों में मनुष्य के मृत हो जाने के बाद उन्हें जला के उनकी अस्थियों को नदी में प्रवाहित किया जाता है। इस मान्यता के वजह से भी नदी का जल प्रदूषित होता है। अगला है नदी के किनारे खेतों में दी गई खाद। बच्चों देखो, नदी के किनारे जो खेत होते हैं उनमें काफी मात्रा में पैदावार की जाती है, और पैदावार बढ़ाने के लिए जब से हरित क्रांति हुई तब से पैदावार बढ़ाने के लिए हमारे देश में बहुत ज्यादा मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल होने लगा। तो जो खेत नदी के किनारे हैं उनमें जब वो उर्वरक दिए जाने लगे तो वो जो रासायनिक खादें थी वो किसी न किसी प्रकार से नदी में भी मिलने लगी, जिसकी वजह से नदी का जल प्रदूषित होने लगा।
इसके अलावा है औद्योगिक कारखानों की गंदगी। बड़े बड़े मैंने कहा ना कि नदियों के किनारे ही सभ्यताओं का जन्म होता है ना। तो जो नदी होती है वहाँ हर साधन सुगम होने के कारण अधिकांश औद्योगिक क्षेत्र नदियों के किनारे ही लगाए जाते हैं और उन औद्योगिक जो कारखाने हैं उनसे बहुत ज्यादा मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ निकलता है जो बिना छाने नदियों में मिला दिया जाता है, जिसकी वजह से उस जल के साथ बहुत सारे रासायनिक तत्व नदियों में मिल जाते हैं, जिसकी वजह से नदी के जल को, नदी के अंदर रहने वाले जीव जंतुओं को नुकसान होता है और नदी का जल प्रदूषित होता है। अगला, आपने देखा होगा ना, आपके आसपास अगर कोई नदी होगी तो आप देखो वहीं पे ब्रश कर रहे हैं, वहीं पे नहा रहे हैं, वहीं पे भैंस भी धो रहे हैं, उसी नदी में कपड़े भी धो रहे हैं। ये क्या है? ये किसी ना किसी प्रकार से नदी को प्रदूषित कर रहे हैं, है ना। वो उसी नदी में भैंस धो रहे हैं, जानवर धो रहे हैं, है ना। जब और कुछ लोग तो इतने बड़े भक्त होते हैं कि वो बहुत सारा फूल माला सब उसी नदी के अंदर प्रवाहित कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सड़न उत्पन्न होती है। पूजा की जो बची खुची सामग्री होती है वो लोग नदियों में ही प्रवाहित कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, नदी का जल प्रदूषित होता है। इसके अलावा देखो बच्चों, आजकल जो हमारे घर हैं उसमें हम वे संक्रमित पदार्थों जैसे डेटॉल है, फिनाइल है, ये सब डिटर्जेंट्स हैं, इन सब का इस्तेमाल बहुतायत रूप से करते हैं। अब ये जो विसंक्रमित पदार्थ है वो किसी ना किसी रूप से हमारे नाली के पानी में जाते हैं। हमारे नाली का पानी सीवर के थ्रू होकर नदियों में जाके गिर जाता है। जहाँ शोधक यंत्र लगे हुए हैं वहाँ तो थोड़ा कम, लेकिन अधिकांश जगहों पे ये समस्या है। और इसके अलावा जो शहर के गंदे नाले हैं वो कहीं ना कहीं से खुल के शहर की नदी या नदी में गिरते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, वो सारे केमिकल्स, वो सारी गंदगी कहाँ मिल जाती है, नदी के जल में प्रवाहित हो जाती है, जिससे नदी का जल पीने योग्य नहीं रहता है या फिर अन्य कार्यों लायक नहीं रहता है कि उनसे नहा लिया जाए, उन्हें पी लिया जाए। इस तरह का जल नहीं रहता क्योंकि वो भारी मात्रा में उसमें प्रदूषण हो चुका होता है। बच्चों, अब ये बात है, ईश्वर ने हमें सभी प्राकृतिक संसाधन इसलिए दिए थे कि हम उन्हें अपनी जरूरत के हिसाब से उनका प्रयोग करेंगे, लेकिन संस्कृति के बढ़ाव के साथ ही, सभ्यता के बढ़ने के साथ ही मनुष्य की महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ती गई। वो मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ के भाव से उसने क्या किया, प्रकृति ने जो उसे संसाधन दिया उसका अनावश्यक दोहन करने लगा। वो सिर्फ अपनी जरूरतों का इस्तेमाल नहीं करने लगा, बल्कि उनसे कहीं ज्यादा बढ़ चढ़ के प्रकृति का दोहन करने लगा। अब आता है, हम तो अब प्रदूषण तो बढ़ ही चुका है, जनसंख्या का इतना ज्यादा विस्फोटक स्थिति जो जनसंख्या की है उसकी वजह से भी प्रदूषण बढ़ा है। तो अब जानते हैं कि उन नदियों में जो वो गंदगी गई उसको कैसे कम किया जा सकता है कि पुनः नदियां जीवनदायिनी रूप में बहें। पहला तो है गंदे नालों को नदियों में न मिलाना। जो विभिन्न शहरों के गंदे गंदे नालों के जो जल हैं वो जो सीधे नदी में मिला दिए जा रहे हैं उन्हें न मिलाया जाए। औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाले जो दूषित पदार्थ हैं उनका शोधन किया जाए, उसके बाद उन्हें
नदियों के जल में मिलाया जाए। इसके अलावा कुछ चीजों पर रोक हो, जैसे नदियों में वस्त्र धोने पर, नदियों में जानवरों को बहाने पर, नदियों में अस्थियों के विसर्जन पे, इन सब पे यदि रोक हो तो नदियों का जो जल है वह शुद्ध हो सकता है। इसके अलावा जो नदियों के जीव जंतु हैं उनके आखेट पे भी रोक लगे तो उससे भी जो नदी का जल है वो शुद्ध होगा। इसके अलावा हमें अपनी आदतों, अपने धार्मिक विश्वासों में भी थोड़ा सा परिवर्तन करके नदी के जल को शुद्ध किया जा सकता है। जैसे नदियों की प्रतीकात्मक पूजा करी जाए। जरूर नहीं कि हम नदी के जल में ही फूल पत्तियां सब डालें, फूल पत्तियां खाने के पदार्थ डालें, हम किनारे रख सकते हैं। घाटों पे जो अनावश्यक गंदगी है उनकी साफ सफाई करने से वो नदी के जल में नहीं मिलेंगे। पॉलीथिन और जो मूर्तियां हम विसर्जित करते हैं नदी के जल में, वो नदी के जल में न विसर्जित करें। उसके लिए अलग एक तालाब टाइप का बना के उसमें विसर्जित कर लें, अथवा घरों में छोटी मूर्तियों को घरों में बाल्टी के पानी में रख के गला दें और उन्हें गमले में मिट्टी की तरह यूज कर लें। इस तरह से हम नदियों को अपनी इच्छा शक्ति से भी और सरकार के प्रयास द्वारा भी हम नदियों के जल को प्रदूषित होने से रोक सकते हैं और सदा की भांति पुनः नदियां जीवनदायिनी होकर बहेंगी। बच्चों, इसी के साथ इस जो ये वीडियो है वो खत्म होता है सदा की भांति। इस चार्ट पेपर की, जो इसी चैप्टर में एक और चार्ट पेपर था, उसकी फोटो और इसकी फोटो वीडियो के लास्ट में है। बच्चों देखिए, आप वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं।